everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Mam and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं disadvantages of informal organizational structure. Okay, so in our previous videos हम लोगों ने पढ़ा कि दो तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल. नाम से ही थोड़ा बहुत क्लियर हो जाता है. फॉर्मल मतलब जो सिस्टमैटिकली ड्रॉ की गई हो, और इनफॉर्मल जो कि लोगों की नीड्स की वजह से बन गई हो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली. यहाँ पे मैंने दो वर्ड्स बोले हैं. वन इज़ जो इनिशिएशन फॉर्मल का होता है वो होता है एक मतलब बकायदा कराया जाता है, मतलब मैनेजर्स इंटेंशनली करते हैं वो फॉर्म, वेयर एज इनफॉर्मल ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाती है. तो ये दोनों कीवर्ड्स आपको अपने आंसर में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके बाद हमने पढ़ा कि फॉर्मल इनफॉर्मल होता क्या है, फिर हमने उसके एडवांटेजेस वगैरह पढ़े. लेकिन अब फाइनली हम इनफॉर्मल के डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होनी तो चाहिए, लेकिन उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अगर वो एक लिमिटेड अमाउंट के बियॉन्ड चली जाए तो फर्स्ट नुकसान उसका ये है कि इट विल स्प्रेड र्यूमर्स. अब र्यूमर क्या होता है? र्यूमर का मतलब होता है झूठी खबर, अफवाह जिसे हम बोलते हैं, जो अक्सर यहाँ पे हमारी सोसाइटी में होता ही रहता है. कभी कुछ अफवाह आती है, कभी कुछ अफवाह होती है. तो ये क्या होते हैं? ये र्यूमर्स होते हैं. और आपने सुना होगा कि अफवाहें ज़्यादा जल्दी से फैलती हैं इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल न्यूज़, सही न्यूज़, रियल न्यूज़. क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबको बहुत मज़ा आता है ऐसी अफवाहों में. तो यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बना हुआ है कि ये 4 दोस्त बने हुए हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं. 5 दोस्त मान लो, चलो 5 दोस्त हैं. ये HR डिपार्टमेंट का है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, ये परचेज डिपार्टमेंट का है, मार्केटिंग का है, ये किसी और का है. ठीक है. अब ये लोग लंच साथ में करते हैं, इनके बीच में गहरी दोस्ती है. तो यहाँ के एक बंदे ने, HR वाले डिपार्टमेंट के एक इंसान ने एक र्यूमर स्प्रेड कर दिया कि वो नई लड़की आने वाली है. अब जैसे ये लंच करेगा, इन लोगों को बताएगा, ये लोग आगे जाके अपने उसको बताएंगे, अपने अपने डिपार्टमेंट्स को बताएंगे. एज अ रिजल्ट ऑफ विच कोई भी न्यूज़ बहुत तेज़ी से घूमेगी. वेयर एज अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता तो वहाँ पे अगर कोई नई ज्वाइनिंग हो रही होती तो वो स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर पता चलती. वो ऐसे नहीं पता चलती कि लंच पे बैठे हुए लोग डिस्कशन कर रहे हैं. जैसे आप बिल्कुल मान के चलिए आपके स्कूल का सिनेरियो है. ठीक है. मान लीजिए एनुअल फंक्शन की डेट तय हुई है. ठीक है. तो अब वो आपको कैसे पता चलेगी? प्रिंसिपल सर अनाउंस करेंगे, किसको बताएंगे? हेडमिस्ट्रेसेस को बताएंगे. हेडमिस्ट्रेसेस किसको बताएंगे? आगे आके टीचर्स को बताएंगे. टीचर्स के थ्रू आपको पता चलेगा. तो एक सिस्टमैटिकली चेन बनी हुई है जिसके थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिलती है. लेकिन वहीं पे प्रिंसिपल सर का बच्चा आपका दोस्त है. ठीक है. प्रिंसिपल सर का बच्चा जो कि उसी स्कूल में पढ़ता है जिसमें आप पढ़ते हो और जिस स्कूल के प्रिंसिपल वो हैं, उनका बच्चा आपका दोस्त है. उसने कहीं पे ऐसे ही पेपर्स में देख लिया कि 30th डेट एनुअल फंक्शन की लग रही है, जबकि एक्चुअली ये फाइनल डेट नहीं थी. अभी तक डिसाइड नहीं हुआ था कि 30th को करना है या कब करना है. तो उसने क्या हुआ, एक पेपर में पढ़ लिया, उसको गलतफहमी हो गई और उसने पूरे क्लास को बता दिया, मतलब अपने सारे स्कूल मतलब क्लासमेट्स को, फ्रेंड्स को बता दिया दैट 30th इज द डेट जिस दिन एनुअल फंक्शन होने वाला है. अब ऐसे में क्या हुआ, ये सच्ची खबर तो थी नहीं, उसको गलतफहमी हुई, उसने आगे फैला दी. ये क्या हुआ? ये र्यूमर हुआ. और ये क्यों इतनी तेज़ी से स्प्रेड हुआ? क्योंकि इनफॉर्मली यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही थी, एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुँच रही थी. तो मैंने बताया था ना आपको इसके एडवांटेजेस में कि ये फास्ट ट्रैवल करती है, इससे कम्युनिकेशन बहुत तेज़ हो जाता है. तो उसी वजह से एक नुकसान भी हो जाता है कि कभी कभी झूठी न्यूज़ भी इधर से उधर चली जाती हैं, दैट टू इन अ फास्ट पेस. इट सेज अकॉर्डिंग टू सर्वे 70% of the information spread through informal organizational structure are rumors which may mislead the employees. Okay, इन्होंने एक सर्वे के बारे में बात की है. इन्होंने कोई सर्वे किया होगा जिसके बेसिस पे उन्होंने रिजल्ट फॉर्म किया है. ये बोल रहे हैं कि भैया पता लगा 70% जो इन्फॉर्मेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के थ्रू ट्रैवल करती है वो गलत होती है, वो र्यूमर होती है, वो अफवाह होती है. तो सोचिए कितना मिसलीडिंग हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी एम्प्लॉय के लिए. सेकेंड, इट सेज नो सिस्टमैटिक वर्किंग. Informal structure does not form a structure for smooth working of an organization.
ज़्यादातर केसेस में, ज़्यादातर एग्जाम्पल्स में यही देखा हुआ है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रॉन्ग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है ना, वो फिर स्मूथली काम नहीं कर पाती। क्यों? देखिए, फॉर्मली कोई काम चल रहा होगा, ठीक है, When you know कि हाँ इनफॉर्मली मेरी थोड़ी बहुत पहचान है, मेरी थोड़ी बहुत लोगों से क्या है अच्छी रिश्तेदारी बंधी हुई है, तो ऐसे सिनारियो में वो लोग क्या करेंगे, मेरा सपोर्ट करेंगे। अगर मैं किसी चीज़ के लिए ना बोलता हूँ तो अब मैं क्या किसी चीज़ के लिए हाँ बोलूँगा? कोई काम मुझे थोड़ा सा हैवी लग रहा होगा, मैं बोलूँगा मैं नहीं करता, क्योंकि मेरे दोस्त तो मेरे साथ हैं, वो खड़े हो जाएंगे, वो लड़ाई कर लेंगे और मैं तो जीत जाऊँगा इस केस में। तो ऐसे में स्मूथली काम करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। कोई भी इंसान ढंग से काम कर ही नहीं पाता, क्योंकि इनफॉर्मल स्ट्रक्चर उनके ऊपर क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स। ओके, ये क्या बोलता है? ये बोलता है इफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोजेस द पॉलिसीज एंड चेंज ऑफ मैनेजमेंट, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट देम इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो फॉर्मल स्ट्रक्चर था, उसके साथ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने बताया कि फॉर्मल के साथ साथ ही इनफॉर्मल चलता है, फॉर्मल नहीं हो तो इनफॉर्मल भी नहीं होता। तो फॉर्मल जो टॉप मैनेजमेंट थी, उन्होंने कोई डिसीजन लिया, उन्होंने क्या किया, कोई डिसीजन लिया, लेकिन वो डिसीजन इस इंसान के अगेंस्ट था। उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, हम थोड़ा सा और अपना वो बचा रहे हैं, तो हम ना कुछ लोगों को बाहर निकालने वाले हैं, जिसमें ये इंसान था। अभी लॉकडाउन में भी हम लोगों ने देखा है बहुत सारे लोगों की जॉब छूटी हुई है, बहुत सारे लोगों को निकाला गया है जॉब से। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ, टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि इस इंसान को हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब कायदे से तो टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड किया तो मतलब इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था, लेकिन ट्विस्ट ये आया कि ये 5 बहुत ही कट्टर दोस्त थे। कट्टर दोस्त का मतलब है बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप थी इनके बीच में। तो दे वर लाइक, हम तो नहीं जाने देंगे अपने दोस्त को इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर, ये गया तो हम भी जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो 5 लोग हैं, इनके भी आगे 5-5 दोस्त थे। उन लोगों ने बोला कि भैया अगर हमारा दोस्त जाएगा तो हम भी जाएंगे साथ में। आप देख रहे हैं कैसे चेन फॉर्म हो रही है। ये इंसान को निकालने की बात चल रही थी, इन लोगों ने बोला हमारा अच्छा दोस्त है, इसे तो हम बिल्कुल नहीं जाने देंगे, अगर ये जाएगा ऑर्गेनाइजेशन से बाहर तो हम भी जाएंगे। कायदे से तो मैनेजमेंट बोल देती हाँ आप 5 लोग ही बाहर चले जाओ, लेकिन चेन और लंबी हो गई। इसके भी 5 दोस्त खड़े होकर बोलने लगे कि अगर हमारा दोस्त जाएगा तो हम भी छोड़ेंगे। फिर इसके भी दोस्त खड़े हो गए, इसके 3 ही दोस्त थे, इन्होंने बोला हम भी जाएंगे। इसके 2 दोस्त थे, उन्होंने बोला हम भी जाएंगे। इसका भी 1 दोस्त था, उसने बोला हम भी जाएंगे। तो ऐसे में सारे लोग क्या हो गए, तैयार हो गए जॉब छोड़ने के लिए। अब मैनेजमेंट इन सबको जॉब से निकालता या इस इकलौते इंसान को जॉब पे रख लेता दोबारा से, क्या मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा फिजिबल था? इसको रखना ना, एकदम से आप अपनी पूरी टीम को नहीं निकाल सकते। मानिए कोई नया भी रख लोगे आप, आपके पास बहुत पैसे, आप नया भी रख लोगे, तो भी उनको समझाने के लिए पुरानी कोई टीम तो चाहिए रहेगी। ऑल टुगेदर आपके सारे एम्प्लॉयज़ खड़े होकर बोल दे कि हाँ हम तो जॉब छोड़ के जा रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन करेगी क्या? नए बंदे क्या इतने ईजिली मिल जाते हैं? मतलब जो आपको चाहिए उन्हीं स्किल्स के साथ कोई भी इंसान आपको क्या इतना ईजिली मिल जाएगा? नॉट पॉसिबल। तो ऐसे में एक डिसीजन, एक इनफॉर्मल इनका वो, उससे क्या हुआ, पूरी की पूरी मैनेजमेंट हिल गई। उन्होंने बोला नहीं यार इसको तो रखना पड़ेगा, क्योंकि ये गया तो ये अपने साथ सबको लेके जाएगा। सो यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे ही जैसे मैंने आपको एक डिसीजन बताया कि टॉप मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया था, उसी तरह से टॉप मैनेजमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती हैं और लोग ऐसे मना कर देते हैं फॉलो करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग है, हमारा इतना चलता है कि भैया अगर हम बोलेंगे तो हमारे साथ लोग तैयार हो जाएंगे छोड़ने के लिए जॉब। तो ऐसे सिनेरियो में हो सकता है कि ये नेगेटिवली काम करे आप ही के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन मोर एम्फेसिस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब आप यहाँ वाला ही एग्जाम्पल दोबारा से देख लीजिए, कलर चेंज कर देती हूँ मैं। ओके, अब देखिए ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट को आगे रखा जाता है। कायदे से टॉप मैनेजमेंट ने कुछ सोच समझ के इस इंसान को निकालने की बात की होगी। नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, नहीं रिक्वायर्ड स्किल्स उसके अंदर होंगी, नहीं दे पा रहा होगा अपनी उतनी प्रोडक्टिविटी, बट
क्योंकि इसके दोस्त इसके सपोर्ट में थे तो इसके इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऊपर हो गए ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के। अब ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में क्या था कि ऐसे लोगों को निकालो जो काम नहीं करते और ऐसे लोगों को रखो जो काम करते हैं, लेकिन क्योंकि इसका बॉन्ड अच्छा था, इसका इनफॉर्मल स्ट्रक्चर अच्छा था, इसका मतलब फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था, सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन को इसके सामने हार माननी पड़ी। तो यहाँ पे कौन जीता? इट्स लाइक अ रेस। कौन जीतेगा यहाँ पे? इंटरेस्ट जीतेगा इंडिविजुअल का या ऑर्गेनाइजेशन का? भैया डिपेंड करता है उसका कितना स्ट्रांग बॉन्ड है। अगर उसका सिर्फ एक ही दोस्त होता और वही उसके साथ बोलता कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो ऑर्गेनाइजेशन बोलती चलो दोनों छोड़ के चले जाओ। लेकिन जैसे यहाँ पे हमने देखा इनका बहुत बड़ा सर्कल था, तो इतने सारे लोगों को आप नहीं छुड़वा सकते। तो यहाँ पे कौन जीत जाएगा? ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को बाईपास करते हुए हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट जीत जाएगा। सो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स। दो आपकी बुक में ये दो लाइन में लिखे हुए हैं, लेकिन इतना सही अगर आप लिखोगे ना तो कोई आपके आंसर से इम्प्रेस नहीं होने वाला। विद दैट एक चीज़ ध्यान रखना, जिन बच्चों को ये आदत होती है ना कि हम एग्जैक्टली सेम लिख के आ जाए जो हमने बुक में पढ़ा हुआ है, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, रॉट लर्निंग करते हैं कि भैया जो लिखा हुआ है वही पढ़ लिया, रट्टा मारना टाइप्स, और वही जाके टिप दिया। बेटा इतना ध्यान रखना कि आपके साथ पता नहीं और कितने लाखों बच्चे ये एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, ठीक है, और उन सब ने ही एनसीईआरटी से पढ़ा है, ठीक है, और एनसीईआरटी से पढ़ा है दैट मीन्स उन्होंने भी सेम लाइन पढ़ी है, वो भी सेम लाइन चिपका सकते हैं। तो सबके आंसर जब सेम होंगे, सेम चीज़ें चिपकाई होंगी, तो इम्प्रेस कहाँ से कर पाओगे आप अपने एग्जामिनर को? आपको अपना कुछ यूनिक फैक्टर लाना ही पड़ेगा। वैसे इट्स कॉल्ड एफ फैक्टर, बट आई कॉल इट यूनिक फैक्टर, जो कि आपके अंदर होना चाहिए। आपकी राइटिंग दूसरों के कंपैरिजन से अलग होनी चाहिए। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आपको बहुत अच्छा लिखना है, लेकिन आपको थोड़ा सा यूनिक लिखना है। आपकी राइटिंग में झलकना चाहिए कि आपने लिखा है, आपका टच है उसमें। ये नहीं लगना चाहिए किसी ने बोला आपने लिखा और टिप दिया, नहीं। ये चीज़ एजुकेशनल सिस्टम से हमें आई गेस हटाई देनी चाहिए कि भैया पढ़ के रट के चले जाओ और वहाँ पे जाके पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लो। इससे आपका भविष्य में भला नहीं होगा। भविष्य में भला होगा चीज़ें सीखने से, अपना प्रोडक्शन देने से, वरना नहीं होगा कुछ भी। सो इसी तरह से रखिए, इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि हमें सिर्फ मार्क्स अच्छे लाने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है ताकि हम अपनी ग्रोथ कर सके, हम अपना नॉलेज लेवल बढ़ा सके, हम अपनी विजडम को इंक्रीज कर सके। सो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए आप अपने उसमें। बाकी यही थे हमारे 4 डिसएडवांटेजेस। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा और भी ऐड हो सकते हैं, सो आप चेक करा सकते हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख के, अगर आपको डाउट है तो। बट इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड कि भैया हाँ मेरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तो इन दैट सिनेरियो यू कैन राइट दैट पॉइंट। That's it for this video. Thank you so much for watching this video. And अगर notes चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।